गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम पोल साइंस का लेसन नंबर 7 जन आंदोलनों का उदय पढ़ रहे थे। तो इसके बीच में आपने यूटी जो है वो दे दिए होंगे। पोल साइंस का यूटी आपका अच्छा गया होगा, तो मैं आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसे ही यूटी जो है देते रहेंगे। तो देखिए, जन आंदोलन का उदय हमने पढ़ा, तो उसमें हम देखा अनेकों जो आंदोलन भारत में अलग अलग क्षेत्रों में हुए, उनके जो परिणाम थे वो क्या निकले, उनको आम जनता को या राजनीतिक पार्टियों को क्या सबक मिला। देखिए, जन आंदोलन के सबक जो है क्या मिले। जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है। हमने देखा कि इस तरह के गैर दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते, उन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था। दलीय राजनीति अर्थात जो दल थे वो अपने स्वार्थ के बलबूते जो काम करते कहते उससे ऊपर उठना था उनको। उससे क्या करना था, उसके ऊपर आम जनता की भलाई के लिए जो कार्य करना, एक पार्टी को अपने हित के लिए नहीं, आम जनता की भलाई के लिए कार्य करना था। इन आंदोलनों को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। विभिन्न सामाजिक समूह के लिए ये आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे। समाज के गहरे तनाव को और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की। सक्रिय भागीदारी के नए रूपों के प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया। इन आंदोलनों के आलोचक अक्सर यह दलील देते हैं, ये बताते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्रवाइयों से सरकार के कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है, अर्थात सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती है तथा रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। इस तरह की दलीलें एक और गहरे सवाल को जन्म देती हैं, और वह सवाल यह है कि जन आंदोलन ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि ये जन आंदोलन जनता की जायज मांगों के नुमाइंदा बनकर उभरे हैं, और उन्होंने अर्थात जनता की जितनी भी आवश्यकताएं थी, जो जायज मांगी थी कहते उनको आगे बढ़ाया है, और उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन जन आंदोलन द्वारा लामबद्ध की जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा अधिकारहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलन द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से जाहिर होता है कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूह को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था। इस कारण ये समूह चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई और लामबंदी की रणनीति अपनाते थे, अर्थात इनको राजनीतिक जो समूह थे ये कोई महत्व नहीं देते थे, इसलिए इन्होंने आंदोलन करना ही एक उचित समझा। अब सूचना के अधिकार का आंदोलन, एक ये आंदोलन भी चला। सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलन की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह आंदोलन सरकार की एक बड़ी मांग को पूरा कराने में सफल रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई और इसका नेतृत्व किया मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। यह मांग राजस्थान के एक बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई। इस मुहिम के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि स्कूल, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों तथा सामूहिक केंद्रों के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें दी गई मजदूरों में भारी घपला हुआ है। कहने के लिए ये विकास परियोजनाएं पूरी हो गई थी, लेकिन लोगों का मानना था कि सारे काम में धन की हेराफेरी हुई है। पहले 1994 में, उसके बाद 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को इस मामले में अपना
पक्ष स्पष्ट करने को कहा। आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। नए कानून के तहत जनता को पंचायत के दस्तावेज को प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। संशोधन के बाद पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च नीतियां और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया। अब पंचायतों को इन मंदों के बारे में नोटिस बोर्ड या अखबारों में सूचना देनी होती है। 1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस कार्रवाई का लक्ष्य सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय अभियान के रूप में देना था। इससे पहले कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसिल तथा शौरी समिति ने सूचना के अधिकार का एक मसौदा तैयार किया। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हुआ। यह एक कमजोर अधिनियम था और इसे अमल में नहीं लाया गया। सन 1904 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा और जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई और तब जाकर ये जो सूचना का अधिकार जो है वो प्राप्त हुआ। यह बात हाल ही नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है। आप 9वें अध्याय में पढ़ेंगे कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल इन नीतियों को लागू करने के पक्ष में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हाशिए पर मौजूद जिन सामाजिक समूह पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, उन पर ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देंगे और न ही मुख्य धारा की मीडिया उन पर ध्यान देगी। ऐसे में नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन कार्रवाई का ही रास्ता बचता है। जन आंदोलन यही काम करते हैं। वे राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे से अलग अपने मुद्दे उठाते हैं। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन तथा सामूहिक कार्रवाई नहीं होता। इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट होना और समान अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना भी है, ताकि लोग यह समझें कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में शामिल है। ऐसे में इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई बल्कि उसका विस्तार किया है। किंतु कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफ़ी सीमित रहा। इसका एक कारण यह है कि समकालीन सामाजिक आंदोलन के किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद करते हैं। इस तरह से समाज के किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। इस मार्ग के चलते सरकार इस आंदोलन की जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती। लोकतांत्रिक राजनीतिक वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है, जबकि जन आंदोलन के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती। राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना होता है। राजनीतिक दलों को भी चाहते हैं कि कोई जो है वर्ग हो नाराज न हो, सभी की जो आवश्यकताएं हो पूर्ति हो, ताकि आगे चलकर वो वोट बैंक के लिए प्रयोग की जाए। जबकि जन आंदोलन का नेतृत्व इस वर्गीय हित के प्रश्न के कायदे से नहीं संभाल पाता। जान पड़ता है कि राजनीतिक दलों ने समाज के वंचित और अधिकारिक लोगों को मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया है, पर जन आंदोलन का नेतृत्व भी ऐसे मुद्दों को सीमित ढंग से उठाया पाता है। विगत वर्षों में राजनीतिक दलों और जन आंदोलन का आपसी संबंध कमजोर होता गया। इससे राजनीतिक में एक सुन्नीपन का माहौल पनपता है। हाल के वर्षों में भारत की राजनीति में यह एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। तो स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 7 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ अब ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे कि क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। कल इसके हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। थैंक यू।